हमें एपिसोड की शुरुआत में डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्हो और जिन्हो रेड के लिए आए हुए हैं। जिन्हो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जिन्हो के शैडो आर्मी को देखता है। ये सब देखकर जिन्हो को कुछ समझ नहीं आता है और थोड़ी देर तक हैरानी में खड़े होकर देखता है जब तक जिन्हो के शैडो आर्मी बिना किसी मेहनत के कुछ बीस्ट्स को हरा देते हैं। जिन्हो इन शैडो आर्मी को लेकर उलझन में है, जबकि जिन्हो जिन्हो को बताता है कि तुमने पहले कभी मेरे शैडो आर्मी को नहीं देखा है ना। जिन्हो बताता है कि ये उसकी एक स्किल है और जिन्हो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि ऐसी भी अद्भुत ताकत मौजूद है। लड़ाई खत्म होने के बाद जिन्हो अपने सिपाहियों को आस-पास से क्रिस्टल निकालने के लिए कहता है। अब वो सभी शैडो भी जाकर माइनिंग करने लगते हैं, जो देखकर जिन्हो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो उदास होकर जिन्हो से कहता है कि कोई काम मेरे लिए भी छोड़ दो। ये सुनकर एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और वो उसे थोड़ा स्टोन पकड़ा देता है। इसी बीच हम एक आदमी को एक टूटे हुए जहाज के अंदर खड़ा दिखते हैं। एक सिपाही अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वह आदमी उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है, डरो मत, ये जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो बस बेहोश हुए हैं। वहीं पर वो सिपाही उस आदमी की बात ही नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो सिपाही इंग्लिश में बात करता है। तो वो आदमी भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्हो और जिन्हो दोनों पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि इनके 19 क्वेस्ट मिशंस कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब आगे क्या करना है जिन्हो पूछता है, जिस पर जिन्हो कहता है कि मुझे रिटन एग्जाम को पास करना पड़ेगा, जिससे मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा। इससे उसे अपने पिता के साथ बातचीत शुरू करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर जिन्हो भी अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं थोड़े समय के लिए तुमसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। वहीं पर जिन्हो, जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, वो जिन्हो से कहता है कि अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक सर दर्द हूँ, तो तुम सीधा मुंह पर कह सकते हो, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगा। और बताता है कि मेरा भी एक बड़ा भाई है, लेकिन वो मुझसे 10 साल बड़ा है, पर मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता है। और आगे वो ये भी ऐड करता है, उसके भाई के कंपैरिजन में जिन्हो उसके लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मेरी जान भी बचाई और तुमने मेरी कितनी मदद भी करी है, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। ये सुनकर जिन्हो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनने के बाद जिन्हो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इस बीच उसी रहस्यमय आदमी को कैद में रखा गया है। वहीं पर उसे पकड़ने वाले होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर का ये आदमी कहाँ से है। तभी एक आदमी बताता है कि वो दावा करता है कि वो एक फॉरेन हंटर है जो 1 दशक पहले एक डंजन में गया था और वहीं पे फंस गया। लेकिन 10 साल बाद उसे एक ऐसे रास्ते का पता चला जो उसे अमेरिका के एक गेट तक ले गया। जांचकर्ताओं को इस पर संदेह है कि वो एक ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक इंटरप्रेटर हंटर की मदद ली है। वह हंटर डांगसू है और वे उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस व्यक्ति के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम सुंग ईल है। बाद में जिन्हो अपनी बहन को बताता है कि वह 1 हफ्ते के लिए बाहर रहेगा। वह कहती है कि वह हाल ही में काफी व्यस्त रहा है और पूछती है कि वह किसके साथ यात्रा करेगा। जिन्हो जवाब देता है कि वह एक दोस्त के साथ जा रहा है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। डीमन कासल के प्रवेश द्वार पर उसे याद आता है कि जब वह सिर्फ लेवल 20 पर था, तब उसने मुश्किल से क्यूर्सिमू से बचने की कोशिश की थी। अब उसका लेवल 3 गुना बढ़ चुका है, जिससे यह चुनौती उसके लिए काफी आसान हो गई है। वह अपने सिस्टम की चाबी का इस्तेमाल करके अंदर जाता है और जैसे ही वह कदम रखता है, वह किलों के बारे में सोचता है। अंदर जाते ही उसे महल में घूमते हुए दानव नजर आते हैं और उसका काम है उनकी आत्माएं इकट्ठा करना। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि उसे 10,000 दानव आत्माएं इकट्ठा करनी है और इस संख्या को देखकर वह विश्वास नहीं कर पा रहा है। जिन्हो की असली जरूरत इस पर फोकस करना है कि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए सामग्री हासिल करनी है। डीमंस की संख्या उसे परेशान नहीं करती, वो अपने मिशन को अंत तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दूसरी तरफ जिन्हो अपने पिता से कहता है कि वो गिल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। उसके पिता बोलते हैं कि उसे यह बात अच्छे से पता है कि उसका भाई भी वही करने की योजना बना रहा है, लेकिन जिन्हो अपने भाई की योजना से सहमत नहीं है। उसे यकीन है कि उसका भाई गिल्ड चलाने के लिए किसी बाहरी को लाएगा, लेकिन वो इसे बहुत जोखिम भरा समझता है। उसके पिता को इस बात की चिंता है कि उसने किससे दोस्ती की है। वो जिन्हो की बात कर रहे हैं। जिन्हो 3 बहुत ही रहस्यमय और विवादास्पद घटनाओं में मौजूद था। डबल डंजन रेड, जिसमें हन की टीम खत्म हो गई थी, और वो घटना जहां एक निगरानी टीम के हंटर ने कुछ कैदियों को मार दिया था। जिन सिर्फ मौजूद नहीं था, बल्कि वो इन 3 खतरनाक घटनाओं से समहाउ बच भी गया। अब वो उन 19 रेड में भी था जिन्हें तुमने क्लियर किया ताकि तुम एक मास्टर हंटर बन सको। हन ने ये भी सुना है कि जिन्हो रेड गेट घटना में शामिल था और उसने बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह साफ है कि जिन्हो केवल जिन्हो की वजह से अपना गिल्ड मास्टर लाइसेंस पाने में सफल हुआ, और हान को यह बुरा लगा कि उसका बेटा गिल्ड पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसे चालाक तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हो मानता है कि उसने गलत तरीके से रेड क्लियर किया, लेकिन उसे लगता है कि वो जानता है कि गिल्ड के लिए यही सही है। तभी हन जिन्हो के तरीके पर सहमति देते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उसने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड रेड गेट घटना के बाद से जिन्हो की तलाश कर रहा है। जिन्हो साफ साफ एक दिलचस्प इंसान है, इसलिए हान चाहता है कि वो उनकी गिल्ड में शामिल हो, लेकिन वो जानता है कि तुम उसे गिल्ड में ला सकते हो, और क्या तुम वादा करते हो कि वो जिन्हो को अपने गिल्ड में ले आओगे। इसके बाद अब वापस से अगले सीन में जिन्हो को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे डीमंस को हरा देता है और वो उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो किसी कारण की वजह से इन्हें
एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा लगता है कि ये सब बस समय की बर्बादी थी। इन सभी डीमंस को हराने के बाद जिन्वू को अब दूसरे फ्लोर पर जाने की एंट्री परमिट भी मिल जाती है। वो देखकर जिन्वू अब आगे बढ़ता है। फिर जिन अगले मंजिल के लिए एक एंट्री का परमिशन मिलता है। एक रोशनी उसे रास्ता दिखाती है और जिन्वू अब भी इस डंजन के विशाल आकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। ये तो एक पूरा शहर है। जिन्वू को चलने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन शुक्र है उसे चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आइस बेयर को बुलाता है। अफसोस, रास्ते में कुछ दानव उसका रास्ता रोके खड़े हैं, लेकिन यह जिन्वू के ताकतवर आइस बेयर के लिए कोई समस्या नहीं है। आइस बेयर बिना किसी दिक्कत के डीमंस को पार कर जाता है, तो जिन्वू आइस बेयर की ताकत को देखकर सोचता है कि उसे इसे टैंक बुलाना चाहिए। इसके बाद अब अगले सीन में हमें चा हाइन हे को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग करके बाहर निकलती है और अब सभी लड़कियां उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाती हैं। वहीं चा हाइन उस बात को याद करती है जो उसके और चॉय जोंग इन के बीच हुई थी। फिर हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जब वो चॉय जोंग इन के पास गई थी। चॉय जोंग इन ने फ्लाइंग एंट्स के बारे में किसी को न बताने को कहता है, लेकिन चा हाइन को लगता है कि उन्हें इस बात को सभी गिल्ड के साथ शेयर करना चाहिए। फिर चॉय जोंग इन ने उसे समझाया कि इससे सभी के बीच पैनिक फैल जाएगा और उन्हें अभी अपनी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वे सबसे बड़े डोमेस्टिक गिल्ड हैं और मजबूत होना ही उनके लिए वापस एक्सपैंड करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगले सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है। उसने और भी ज्यादा डीमंस को खत्म किया है। जब उसे पहली बार की मिली थी तो उसे डर था कि यह एक एस रैंक डंजन होगा, लेकिन जिन्वू जिन डीमन से वह लड़ रहा है वे बी रैंक के ऊपरी स्तर के या उसके आसपास के लगते हैं। डीमंस की संख्या बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे वह ऊपर जाता है वे और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। डीमंस को मारकर जिन्वू हर मंजिल को आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। जिन्वू का अनुमान है कि इस किले में भी 100 मंजिलें होंगी, जैसे कि टावर में थी। इसीलिए वो सोचता है जब तक मैं इस डंजन के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा तब तक तो मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा। 4000 सोल को इकट्ठा करने के बाद वो सोचता है मेरे सप्लाई पता नहीं कितने समय तक बचे रहेंगे और जीना से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं काफी जल्द वापस आऊंगा, इसलिए समय के खिलाफ दौड़ तेज होती जा रही है। आखिरकार जिन्वू 10,000 डीमन सोल को इकट्ठा कर लेता है। वो सोचता है कि वो और कितना आगे बढ़ सकता है। तभी उसे कुछ शक्तिशाली मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप मिलता है और उनके लीडर का नाम लाल रंग में लिखा होता है। इसका मतलब है कि वो बेहद खतरनाक है। इसका नाम है वल्कन, जो निचले स्तरों के डीमंस का बॉस क्लास लीडर है। अगले सीन में हम लोग अब जीना को देखते, जो कि आहान को आकर बताती है कि जिन्वू घर पे नहीं है। घर पे सिर्फ जिन्वू की बहन थी और उसकी बहन कह रही थी कि जिन्वू ट्रिप पर गया है। आहान कहता है कि अभी उसके किसी भी रेड में शामिल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही वो देश छोड़ने के कोई निशान है। एसोसिएशन के पास उसका आखिरी पता शहर के बीचों बीच का है। ये सुनकर जीना हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर आहन कहते हैं कि ये तो मेरी जॉब का एक हिस्सा है। वैसे आखिरकार जिन्वू है कहाँ पर? अगले सीन में वापस से जिन्वू को ही दिखाया जाता है, जो कि अब कहता है कि इस बड़े से बॉस को मैं हराऊंगा और बाकी सबको तुम लोग खत्म करो। उसकी सेना तुरंत हरकत में आ जाती है और डीमंस को खत्म करने लगती है। अभी जिन्वू के पास में काफी पॉइंट्स हैं, जिससे वो ज्यादा सिपाहियों को समन कर पाएगा और उन्हें मेंटेन रखने के लिए भी काफी जादुई शक्ति है। इस वजह से लड़ाई काफी आसान हो गई है। जिन्वू फिर बड़े शैतान की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वो बड़ा शैतान कभी उठने भी वाला है। लेकिन जब वो तेजी से उस पर हमला करता है तो जिन्वू हैरान रह जाता है और जिन्वू खुद को बचाता है और फिर जोरदार जवाबी हमला करता है। उसके बाद जिन्वू अब उस बॉस को काफी जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से बॉस काफी दूर जाके गिरता है, जो देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है मेरी ताकत बढ़ गई, लेकिन वल्कन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो फिर से खड़ा हो जाता है और जोर से चीखता है, फिर अपनी ताकत को अपने स्किल्स की मदद से बढ़ाने लगता है और इससे जिन्वू को सर्बेरस के साथ जो हुआ था याद आ जाता है। दानव का हमला तेजी से आ रहा है, इसलिए जिन्वू चिल्लाता है और आयरन से उसकी शील्ड मांगता है। शील्ड की मदद से जिन्वू ने ठीक समय पर हमले को रोक दिया, लेकिन डीमन ने लगातार हमला करना शुरू कर दिया और घूंसे की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जिन्वू बस सोच रहा था कि इतनी बड़ी चीज इतनी तेजी से कैसे चल सकती है। अंततः जिन को एक मौका मिलता है और वह उस डीमन बॉस के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगता है कि वह उसकी हर चाल को भांप रहा है। ये एक काफी ताकतवर डीमन है और उसका एकमात्र कमजोर हिस्सा उसके छोटे छोटे आंख हैं। जिन्वू दौड़ने लगता है और सोचता है कि कैसे उसे इसकी स्पीड को रोकना होगा। जब उसे इस्तेमाल करने के लिए सही बिल्डिंग मिलती है तो वो एक योजना बनाता है और उस बिल्डिंग पर दौड़ता है। उसके साथ में वो डीमन भी भागने लगता है। जिन्वू सीधा उस बिल्डिंग को उस डीमन के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे वो हिल नहीं पाता। जिन्वू अपना हथियार बुलाता है और वल्कन की गर्दन को काट देता है। निचली मंजिलों का बॉस हार जाता है और जिन्वू को वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट नाम का आइटम मिलता है। दूसरी तरफ सुंग ईल से डांगसू सवाल पूछ रहा है। डांगसू ने सुना है कि तुम एक जादुई बीस्ट हो जो बात कर सकती है, लेकिन सुंग ईल कहता है मैं कोई जादुई बीस्ट नहीं, एक इंसान हूँ। चाहो तो तुम मेरा डीएनए भी जांच करवा सकते हो। लेकिन डांगसू बोलता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। वो तब तक कुछ न बोले जब तक कि उसे कोई सवाल न किया जाए। वैसे भी मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा मजा किरकिरा हो गया है। डांगसू असल में नाराज है क्योंकि उसे बिना जिन्वू से हिसाब बराबर किए यहाँ आना पड़ा और वो सुंग ईल के कागजात पर नजर डालता है। सुंग ईल कुछ पूछना चाहता है, लेकिन डांगसू उसे चुप रहने के लिए कहता है। सुंग ईल फिर भी पूछता है और बोलता है कि इंसानियत ने गेट्स और जादुई जानवरों के बारे में कितना सीखा है।
डांगसू को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए सुंग ईल समझाता है कि डंजन गेट्स और बीस्ट सब कुछ बस शुरुआत है। वह चेतावनी देता है कि वो द वर्स्ट कैटास्ट्रॉफिक फोर्स जो पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकता है जाग गई है। मैं उस तबाही के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मेरा मकसद इस तबाही को टालना है। डांगसू इस बेकार की बातें सुन सुनकर थक चुका है और सुंगईल को बताता है कि दुनिया में लाखों हंटर हैं, वे किसी भी खतरे को रोक सकते हैं, लेकिन अफसोस सुंग ईल बताता है कि संख्या उस खतरे को नहीं रोक पाएगी। वे निगल लिए जाएंगे और उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। डांगसू और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और भी ज्यादा उलझन में है कि कैसे एक मैजिक बीस्ट एक पत्नी और 2 बच्चों का पिता बन गया। डांगसू उसके बेटे का नाम पूछता है और सुंग ईल बताता है कि उसका नाम जिन वू है। डांगसू ये सुनकर बहुत खुश होता है और सुंग ईल को बताता है कि उसका बेटा मर चुका है। सुंग ईल डांगसू से उसकी खुशी का कारण पूछता है, पर डांगसू उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और बस ये कहता है, अगर तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है तो तुम उससे नर्क में जाके मिल सकते हो। डांगसू ये धमकी देते समय अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन सुंग ईल की आंखों में खौफनाक गुस्सा नजर आ रहा होता है। फिर डंजन में जिन्वू का सीन दिखाया जाता है। उसकी आर्मी यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है। जिन्वू की शैडो आर्मी अनडेड आर्मी से ज्यादा पावरफुल थी। अनडेड आर्मी का लीडर जिन्वू के शैडो आर्मी की ताकत देखकर चौंक जाता है। अब जिन्वू को ये साफ महसूस हो गया है कि अनडेड आर्मी का लीडर भी डर महसूस कर रहा है और जिन्वू ने लीडर का सिर काट दिया। सर कटते ही एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने मेडिस द गाइडर ऑफ सोल्स को हरा दिया है और जिन और भी ज्यादा लेवल अप हो गया है। बाहर हम देखते हैं कि एक बड़ा डिजास्टर शहर के एक हिस्से को तबाह कर चुका है। एक इन्वेस्टिगेटर ने सुना है कि 2 एस रैंक के हंटर के बीच लड़ाई ने शहर की नक्शा ही बदल दिया है। दृश्य के सामने सब कुछ बर्बाद होते देखते हैं। वही वो सोचता है कि सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इसी इलाके तक ही सीमित रही, वरना इससे भी बुरा हो सकता था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ये लगभग पल भर में ही सब खत्म हो गया। वो सिर्फ नतीजे देख सकता है, क्योंकि डोंगसू पूरी तरह से हार गया, इससे पहले कि और नुकसान होता। दूसरी तरफ डंगन में अब जिन्वू का फूड खत्म हो गया है, जिसका मतलब है कि उसे यहीं से लौटना होगा। वो 75वीं मंजिल तक पहुंच चुका है और शायद अब सिर्फ 25 मंजिलें बाकी हैं, लेकिन अभी भी ये काफी लंबा रास्ता है। उसका यहाँ तक आना बेकार नहीं हुआ, क्योंकि वो बताता है उसे 50वीं फ्लोर के बॉस को हराकर ये एयरिंग मिला था। साथ ही उसे ये नेकलेस भी मिला था उस स्केलेटन से जो अभी अभी मरा है। इसके साथ साथ स्टैट्स बोनस भी मिला है जो सभी स्टैट्स में 5 पॉइंट्स जोड़ता है। इस सेट में एक खाली जगह है जो उसे बताती है कि एक और बॉस लेवल बीस्ट बाकी है। उसे एक और चीज भी मिली है जिसे फियर ऑफ एवरिशियस ग्लास कहा जाता है। ये उसके किसी काम की नहीं, लेकिन जादुई सिपाहियों के हाथ में ये उनकी फायर पावर को दोगुना कर देगी। आखिर में उसका लेटेस्ट इनाम था एक शापित रैंडम लूट बॉक्स। एक बार पहले भी जिन्वू को लूट बॉक्स मिला था और पहले लूट बॉक्स में उसको डीमन कैसल की चाबी मिली थी और इसके बाद जिन्वू इस बॉक्स को खोलता है और वहाँ पे एक और चाबी मिलती है। अफसोस की बात यह है कि इसके साथ कोई जानकारी नहीं आई, इसलिए उसे नहीं पता कि इसे कब या कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो उन सामग्रियों के बारे में सोचता है जो उसे चाहिए। उसे वल्कन से द वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट और इको फॉरेस्ट से स्प्रिंग वाटर मिला। मेटिस को हराकर ये एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए उसकी जरूरत की 3 सामग्रियों में से 2 है। बस एक और बची है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचा सकता है, लेकिन अभी के लिए उसको वापस जाना होगा। अगली बार जब वो आएगा तो वो जरूर उसको हासिल करके जाएगा और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं।